हे गाइस, आई एम श्याम जी मिश्रा। केमिस्ट्री विद श्याम सर में आप सभी का स्वागत है। हम अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ही चैप्टर का नया टॉपिक है ना, इक्विवेलेंट वेट के बारे में या फिर ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में कि आखिर ये तुल्यांकी भार क्या होता है या फिर ग्राम तुल्यांक क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई जो हमको ये पढ़ना पड़ा तुल्यांकी भार के बारे में। भाई इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? परमाणु भार पढ़ रहे थे, अणु भार पढ़ रहे थे ना। इसकी जरूरत क्या पड़ गई भाई? इसकी कुछ जरूरत जरूर पड़ी होगी तभी तो इसको पढ़ रहे हैं। तो आखिर ये इक्विवेलेंट की क्या नीड हुई कि हमको ये पढ़ना पड़ रहा है कि आखिर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है या इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट क्यों निकाला जाता है। देखिएगा, थोड़ा अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो कोई मैंने रिएक्शन ले लिया, H2SO4 plus NaOH gives out Na2SO4 plus H2O। Na2SO4 plus H2O। देखिए, अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस का मतलब देखो यहाँ Na2 कितने हैं, सोडियम कितने हैं, 2, जबकि यहाँ कितना 1। तो इसको भी 2 कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी 2 कर लेते हैं। अब देखो, जब मैंने सोडियम 2 कर दिया तो देखो यहाँ पर OH कितने हो गए, वो इनकी संख्या बढ़ गई भाई। अभी H कितने हो गए, 2H ये, और यहाँ H कितने हैं, 2, एकदम सही है, और 2H ये, तो 4H है ना, और जबकि यहाँ कितने हैं, 2। तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अब हमारा जो रिएक्शन हुआ बैलेंस हो गया। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं, कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आखिर इक्विवेलेंट वेट की जरूरत क्या पड़े। ध्यान देना। तो अगर ये रिएक्शन मेरा ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि इसका 1 मोल, भाई जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, इसके आगे कितना है, 2, यानी इसके 2 मोल। जब इसके 1 मोल के साथ इसके 2 मोल को मिलाया तब ये सब फॉर्म हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, मान लो रिएक्शन को बैलेंस ना किया जाए या रिएक्शन हम बैलेंस ना कर पाए, तो क्या इसके मोल मैं सही बता पाऊंगा कि कितने मोल H2SO4 को कितने मोल NaOH के साथ ऐड किया गया, कितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड को कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड किया गया। अगर मैं इसको बैलेंस नहीं करता तो क्या मैं बता सकता था कि कितने मोल H2SO4 को कितने मोल NaOH में मिलाया गया? बिल्कुल नहीं बता पाता। यानी हम जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे तभी हम ये जान पाएंगे कि आखिर कितने मोल फर्स्ट रिएक्टेंट को कितने मोल सेकंड रिएक्टेंट के साथ मिला करके प्रोडक्ट क्या बनाया गया है। यानी रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले ले। ठीक है, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन लिया। अच्छा, मान लो ये 3 मीटर H2 plus N2, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला के क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। इसको जब बैलेंस हम करते हैं तो यहां आ जाता है 3 और यहां, हाँ एकदम सही। देखो 2N है, 2N है, 3 दूनी 6H है, 3 दूनी 6H है। तो मैंने इसमें क्या लिया कि 3 मोल हाइड्रोजन को किसमें मिला दिया भाई, 1 मोल नाइट्रोजन में, और बना दिया क्या, 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया बना दिया। अच्छा, मान लो मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाता तो क्या मैं बता पाता कि कितने मोल हाइड्रोजन को यानी फर्स्ट रिएक्टेंट को कितने मोल सेकंड रिएक्टेंट के साथ मिलाया गया? बिल्कुल नहीं बता पाता। यही जरूरत पड़ जाती है किसकी, इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट वेट हमको ये बताता है कि रिएक्शन आप क्या संतुलित करो या ना करो। वो सीधे कहता है कि अगर एक इक्विवेलेंट मैंने H2 मिलाया तो एक इक्विवेलेंट मैं N2 मिलाऊंगा और उससे प्रोडक्ट फॉर्म कर दूंगा। कहने का मतलब यह है, जैसे आपने यहाँ पर 3 मोल 1 मोल लिया, ऐसा नहीं हो। उसमें इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि अगर मैं एक इक्विवेलेंट ये ले रहा हूं, हम इसको सीधे कह सकते हैं रिएक्शन को। अगर जैसे मान लो आपने बताया कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को 1 मोल सोडियम 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया तब प्रोडक्ट बना, लेकिन उसमें हमको ये नहीं बताना। सीधे हम कह सकते हैं कि जब हम एक इक्विवेलेंट H2SO4 को एक इक्विवेलेंट NaOH से ऐड करते हैं तब ये बनता है, या एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन को एक इक्विवेलेंट नाइट्रोजन से मिलाते हैं तो अमोनिया फॉर्म होता है।
अब क्यों एक ही एक बोल रहा हूं, यही आगे आपको समझना है। तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा कि इक्विवेलेंट वेट की हमको जरूरत क्या पड़ी, क्यों पढ़ना पड़ा इक्विवेलेंट वेट के बारे में। क्यों? क्योंकि जो मोल कॉन्सेप्ट था वो इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता जब तक कि रिएक्शन को संतुलित ना कर दिया जाए, सेटिस्फाई ना कर दिया जाए। इसलिए हमको जरूरत पड़ी तुल्यांकी भार की या फिर ग्राम तुल्यांक की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देख, तो तुल्यांकी भार जो होता है या इक्विवेलेंट वेट जो होता है, क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। ये इज इक्वल टू होता है किसके? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स के। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, ये एक्स बना हुआ है, यही होता है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, यही होता है इक्विवेलेंट वेट। इसको मैं शॉर्टकट लिख ले रहा हूं भाई, ठीक है। शॉर्टकट आप ध्यान रखिएगा, ई से इक्विवेलेंट और डब्ल्यू से वेट, यानी ई डब्ल्यू इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, इसको ऐसे लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर वेट और अपॉन एक्स। ई डब्ल्यू इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। समझ में आ गया भाई? अब देखिए, बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत। जैसे मान लो मॉलिक्यूलर वेट, ये तो आपको पता ही होगा, निकालना पता होगा। मैंने इसका पेज आपको सेंड कर दिया था, उसमें पूरा लिखा हुआ था कि मॉलिक्यूलर वेट होता क्या। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बटे एक्स या अणुभार बटे एक्स। अब हमको मेन चीज इसमें दिक्कत ये है कि आखिर ये एक्स क्या होता है। एक्स का मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर। ये क्या है? वैलेंसी फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर। एक्स का मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर। अब ये होता क्या है देखिए, तो अगर मैं कोई भी रिएक्शन करता हूं, यानी रिएक्टेंट लेता हूं, तो रिएक्टेंट हमारा या तो भाई कोई अम्ल होता होगा, एसिड होता होगा, या फिर क्या होता होगा? बेस, क्षारक होता होगा, या फिर क्या होता होगा? साल्ट होता होगा ना, यही सब चीज है ना। तो मैं आपको सबके लिए बता देता हूं कि इन सबके लिए एक्स का मान होता क्या है। ठीक है, सबके लिए एक्स का मान, यार ये कैसे? अगर ये निकल जाए तो हमको इक्विवेलेंट वेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको ये निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस क्या करिए, आप सीधे जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लेते हैं? फॉर एसिड, कि एसिड के लिए एक्स का मान क्या होगा। वैलेंसी फैक्टर जो एक्स है, इसका मान एसिड के लिए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका मान जैसे एसिड मैंने कोई ले लिया, एसीएल मान लो ले लिया, एसिड है। ठीक है, एसिड क्या होते हैं? एसिड के बारे में अल्कीमिस्ट ने कहा था कि एसिड जो होते हैं उनको क्या किया जाता है? वह सभी एसिड होते हैं जिनको वाटर में ऐड करने पर या सॉल्यूशन में जाने पर वो क्या देते हो? हाइड्रोनियम आयन देते हो या फिर H+ आयन देते हैं। वो सभी क्या होते हैं? एसिड। सीधे जानिए, तो एसिड के लिए एक्स का मान जो होता है वो होता है उसकी बेसिसिटी। एसिड के लिए एक्स का मान होता है उसकी बेसिसिटी। और बेसिसिटी का मतलब कि जब इसको हम इससे कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें ये कितने H+ आयन देगा, कितने H+ आयन देगा। तो अगर इसको हम सॉल्यूशन बनाएंगे इससे, तो ये जब सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या देगा? H+ देगा प्लस Cl- देगा। तो कितने H दे रहा है? एक ही H+ दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी 1, यानी x का मान 1। दूसरा एग्जांपल H2SO4, ये किसमें टूटता है? 2H+ में। कितने H दे रहा है? 2, x का मान 2। तो सीधे सीधे कभी कभी ऐसा होता है कि लगभग कोई एसिड अगर दी गई है तो उसमें जो H नंबर ऑफ H होते हैं, H की संख्या होती है, वही उसके x का मान हो जाता है, वही x का मान हो जाएगा। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, मैं वो आपको बता दे रहा हूं। देखिए कैसे एक्सेप्शन आएगा, तो ये आपको समझ में। जैसे मान लो कोई एसिड दिया जाए, अम्ल दिया जाए, तो उसमें जितने H है ना, वही उसकी क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन में बता दे रहा हूं। देखिए कैसे, ये तो समझ में आ गया भाई कि फॉर एसिड के लिए
उसका x का मान क्या होता है, बेसिसिटी, क्षारकता। ठीक है, देखिए इस सेक्शन में बताया है। जैसे मान लो मैंने ले लिया H3PO4 और एक ले लिया H3PO3 और एक ले लिया H3PO2, ये तीन चीजें, ठीक है। अब देखो सब में H कितने हैं, आपको सब में H कितने दिखाई दे रहे हैं, तीन H इसमें, 3H इसमें, 3H इसमें। तो आपको तो पता चल रहा होगा कि भाई 3H है, यानी 3H देगा, x का मान 3, इसमें भी 3 है, x का मान 3, बेसिसिटी 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी x का मान 3, x का मान 3 बेसिसिटी। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए कैसे नहीं है। पहले वाले का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, कुछ ऐसे बनता है। ऐसा देखो, P O 4 थे, 1 2 3 4, और H कितने थे, 3, 1 2 और 3। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन होता है ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये सब H+ आयन बन जाएंगे। तो कितने H+ बने, 1 2 और 3, यानी ये इससे जब सॉल्यूशन में जाएगा तो कितने H+ देगा, 3H+ देगा, यानी इसके लिए x का मान हो जाएगा 3। कुछ समझ में आ रहा है भाई, देखिए, ठीक है। अब जब हम दूसरे का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें क्या है, H3PO3, इसमें ऑक्सीजन 3 है और इसमें कितने थे, 4। तो जब ऑक्सीजन 3 है तो लो मैंने 3 कर दिया, देखो 1 2 और 3, और यहां डायरेक्ट H जोड़ दिया। ठीक है, समझना, अच्छे समझना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बस क्या करना, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ध्यान दीजिए। अब ये दो तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इसमें से अलग होंगे, लेकिन पी फास्फोरस इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे और H+ को निकाल दे, यानी ये H बाहर नहीं जाएगा, केवल 2 H जाएंगे। तो इसके लिए x का मान हो जाएगा 2, इसके लिए था 3, और जब इसमें करेंगे तो ये कि H और हट, ये O और हट जाएगा, डायरेक्ट H जुड़ जाएगा, तब केवल एक H टूटेगा और इसके लिए मान हो जाएगा x का 1, बेसिसिटी 1। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दे दिया कि मान लो कभी कभी ऐसा होता है, आपके लेवल पर तो आएगा, आपके लेवल पर जो एग्जांपल दिए जाएंगे वो ऐसे ही दिए जाएंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप देख लेना, और अगर हाइड्रोजन की संख्या जितनी होगी उतना ही उसका x का मान। लेकिन जब आगे लेवल, कंपटीशन लेवल पर आप पहुंचेंगे तो वहां ऐसे एग्जांपल दिए जाते हैं कि आपको लगेगा इसमें हाइड्रोजन है 3, जबकि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सिर्फ 1 + H+ में होगा, और वही उसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी, क्षारकता होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, 1 2 क्वेश्चन करते हैं इक्विवेलेंट वेट के ना। तो क्वेश्चन देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं, एक क्वेश्चन करता हूं, सभी समझ में आ जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकाला जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन है मेरा, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 NaOH, और कोई ले लिया जाए Na2CO3। देखिए इसमें ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, साल्ट है। एसिड, बेस और साल्ट। अच्छा देखिए, सॉरी, मैंने आपको एसिड के बारे में तो बता दिया x का मान, लेकिन अभी बेस और साल्ट के x का मान नहीं बताया, तो वो भी देख लीजिए। फॉर बेस, अगर कोई बेस दिया है, बेस क्या, जिसमें OH उपस्थित हो, तो बेस के लिए हम मान कैसे निकालेंगे, यहां पर क्या कर लो, साल्ट जो करो NaCl कर लो तो और इजी हो जाएगा, NaCl। तो बेस के लिए जो x का मान होगा वो क्या होगा, उसकी एसिडिटी। कैसे कि जैसे बेस मैंने क्या ले लिया, NaOH। अब ये सॉल्यूशन में जाने पर कितने OH देगा, तो ये एक ही OH माइनस तो देगा, तो इसकी बेसिसिटी, एसिडिटी 1 हो गई, सीधे x का मान 1 हो गया। जो मेरा फार्मूला था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x
तो ये x का मान 1। क्यों? क्योंकि अब देखो यही चीज समझना, बहुत अच्छी ट्रिक है कि जितने h आप देखो, एसिड के लिए जितने H वही उसका x, और बेस के लिए जितने OH वही उसका x। तो कितने OH है? 1, तो वही उसका क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। एक H है तो OH के लिए, ठीक है। अब जब साल्ट की बात आती है तो ये समझ गए आप कि जितने OH, नंबर ऑफ OH माइनस है, ठीक है। अब साल्ट की बात कर लेते हैं। क्या फिर साल्ट के लिए हम x का मान कैसे निकालेंगे? फॉर साल्ट, साल्ट के लिए x का मान होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। कहने का मतलब है जैसे मान लो मैंने साल्ट लिया NaCl, इसको जब मैं तोड़ूंगा तो क्या होगा? Na प्लस Cl माइनस। अब इसमें कितने, जो कैटायन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है वही उसका x हुआ। तो कैटायन क्या है? कैटायन क्या होते हैं? धन आयन। धन आयन क्या? जिसके ऊपर धन चार्ज। कितने धन चार्ज है? 1, तो x का मान 1। माइनस भी ले सकते हो आप, तो यहां कर देना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, ठीक है, माइनस। तो सीधे सीधे इतना कि एसिड के लिए x का मान कितने H है, कितने H प्लस है, बेस के लिए x का मान कितने OH माइनस है, और साल्ट के लिए उसको आप तोड़ना देखना कितने प्लस हैं और कितने माइनस हैं। चाहे आप प्लस वाली संख्या ले लेना, चाहे आप माइनस वाली संख्या ले लेना। अब इस क्वेश्चन से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं H2SO4 का, ठीक है। H2SO4 का निकालते हैं। H2SO4 फार्मूला क्या है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x, ठीक है, ये तो फार्मूला। तो बराबर मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस एक सल्फर, सल्फर 16, 16 गुना 32, 32 प्लस ऑक्सीजन 8, परमाणु क्रमांक 8, तो 8 दूनी 16, यानी एक ऑक्सीजन का 16 मॉलिक्यूलर वेट, और ऑक्सीजन है कितने? 4, तो 16 चौको 64, और बटे कितने H है भाई इसमें? कितने H है? 2, 2 जोड़ो तो आ जाएगा 4, 2 6, यही तो हुआ 6, 32 64 60 30 90, 4 2 6 2 8, यानी 98, और बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 49 ग्राम, 59 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट यही, देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करना है? उसके मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर रख देना है और नीचे x का मान रख देना है। x का मान क्या होगा? अगर एसिड है तो H की, हाइड्रोजन की संख्या, बेस है तो OH की संख्या, और साल्ट है तो कितना पॉजिटिव है या फिर कितना नेगेटिव है। देखिए समझ में आ रहा है ना? चलिए ये तो हो गया हमारा H2SO4 वाला। अब हम किसके लिए निकालते हैं? NaOH के लिए। NaOH के लिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Na, सोडियम, सोडियम का होता है 23 प्लस, इसीलिए मैंने आपको पेज सेंड किया था परमाणु भार वाला, अणुभार वाला, कि आप इसमें से अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि परमाणु भार की जरूरत हमको पड़ेगी। उस पेज में सब ये लिखा होगा, ध्यान देना, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 नंबर बताते हैं ना, तो इसका हो गया 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, और बटे x का मान, और x का मान कितने OH है भाई इसमें? एक ही OH तो है ना, तो 1 बराबर कितना आ गया? जोड़ो 23 और 1 24, और 24 10 34 और 6 40, तो यही इसका हो गया आंसर 40 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ गया ना? अब चलिए इसके लिए भी समझ गए। अब हम निकाल देते हैं साल्ट के लिए। साल्ट के लिए NaCl के लिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू सोडियम के लिए 23 और Cl का होता है 35.5 बटे कितना चार्ज? अभी जब NaCl को तोड़ा था तो Na प्लस और Cl माइनस, एक ही एक प्लस है ना, तो 1, x का मान 1, तो यही आ गया। जोड़ दो इसको भाई, कितना आया? 35 और 23 58.5 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि क्या करना है? ऊपर मॉलिक्यूलर वेट रखना है, प्लस नीचे अगर एसिड है तो हाइड्रोजन की संख्या, बेस है तो OH की संख्या, और अगर साल्ट है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, चलिए ये तो मेरा इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या फिर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक
इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है फार्मूला गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ईडब्ल्यू, कि मास दिया कितना गया है और अपॉन ईडब्ल्यू, इक्विवेलेंट वेट जो भी आप निकाल रहे थे, अभी जो आप निकाल रहे थे इक्विवेलेंट वेट वो, और कितना मास दिया गया वही होता है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। इसको कैसे हम फाइंड करेंगे अभी देखना, मैं पूरा बताया दे रहा हूं आपको। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, क्वेश्चन हमारा है फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम ऑफ find gram equivalent present in 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। ध्यान देना भाई, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करो। ठीक है, मैंने फार्मूला क्या बताया ग्राम इक्विवेलेंट का, ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला बताया है, ये लिखा हुआ है ऊपर, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर गिवन मास, गिवन मास मतलब जो आपको मास दिया गया है, कितना दिया गया है 0.4 ग्राम। ठीक है, और नीचे का इक्विवेलेंट वेट, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता था, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आया था, मिसाल किए थे 40 और बटे x का मान कितने हुए थे 1, तो 1 बराबर आ गया 40। आपने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया 40, बस इसी फार्मूले में रख देना है गिवन मास, गिवन कितना है 0.4, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0.4 अपॉन ईडब्ल्यू का मान आपने निकाल लिया 40, यानी 40 पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया बराबर 0.01 आंसर। समझ में आ गया होगा भाई, कितना इजी है, कितना इजी है, ये तो बहुत इजी। इक्विवेलेंट वेट क्या करना है, केवल मॉलिक्यूलर वेट कर देना है और नीचे x का मान रख देना है। x का मान क्या, एसिड के लिए H पर कितने हाइड्रोजन, बेस के लिए कितने OH माइनस, साल्ट के लिए कितना पॉजिटिव चार्ज केटन। और जब ग्राम इक्विवेलेंट निकालो तो आपको करना क्या है कि जो मास दिया जाएगा उसको डिवाइड कर देना किससे, इक्विवेलेंट वेट से, और इक्विवेलेंट वेट तो आपको निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया था। कितना इजी लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, अगला जो चैप्टर आपका होगा लेसन 2 मोल कॉन्सेप्ट होगा ना, तो अच्छे से आप लोग इसका क्वेश्चन करना। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके कमेंट कर देना। और अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।